हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सांवले सपनों की याद पाठ का सेकंड भाग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमने जाना कि किस तरह उनकी मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के वक्त जब उनकी शव को लेकर के लोग शमशान घाट जा रहे थे तो उस स्थिति का, उस परिस्थिति का, उस समय का वर्णन बड़ा ही सुंदर तरीके से हमारे सामने जाबिर हुसैन जी ने रखा। और साथ ही साथ हमें जाबिर हुसैन जी ने वृंदावन की बातें भी बताएं कि किस तरह वृंदावन में आज श्री कृष्ण नहीं हैं, पर उनके न होते हुए भी श्री कृष्ण की हर एहसास, उनके बांसुरी की धुन से लेकर के उनका माखन चोरी करना, गोपियों को छेड़ना, वो सारी चीज़ें आज भी वहाँ जीवित है। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस पैराग्राफ से पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होगा। आइए जानते हैं कि इस आगे जाबिर हुसैन जी हमें सालिम अली के विषय में क्या बताते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लेखक हमें सालिम अली के विषय में बताते हैं कि सालिम अली बहुत ही कमज़ोर काया वाले थे, बहुत ही कमज़ोर दिल, उनका दिल जो है बहुत कमज़ोर था और उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। मतलब सती मीन्स 100 वर्ष, उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास पहुंच गई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। तब कुछ ही साल बाकी थे उनके 100 वर्ष पूरे होने में। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब यहाँ पर जाबिर हुसैन जी हमें बताते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि सालिम अली हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और पंछियों के विषय में जानकारी इकट्ठा करते रहते थे। तो यहाँ जाबिर हुसैन ने कहा है कि चूँकि वो बहुत यात्रा करते थे इसलिए यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया होगा और उन्हें कैंसर भी थी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी जिस कारण उनकी मौत हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पंछियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। चूँकि यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, वो बहुत कमज़ोर दिल वाले इंसान थे, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी थी। इतनी परेशानी से वो घिरे हुए थे, फिर भी वह पंछियों की तलाश में, पंछियों की जानकारी इकट्ठा करने में कभी भी पीछे नहीं हुए, कभी भी असफल नहीं हुए। मीन्स ये तीनों, इतनी परेशानी ने उनसे यह चीज़ छीनने में असफल हो गई कि वह पंछियों की तलाश छोड़ दे। हम आम व्यक्ति का क्या होता है, थोड़ा सा यदि कुछ बीमारी हो जाए या हमारा शरीर कमज़ोर हो जाए तो हम लोग कहीं आना जाना बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि शरीर ही नहीं चल रहा है तो हम कैसे यात्रा कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। मुझे इतनी बड़ी बीमारी है तो मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ। पर सालिम अली बहुत कमज़ोर भी थे, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी भी थी, फिर भी वह पंछियों की तलाश में, पंछियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका यह काम जो है चलता रहा उनके अंतिम समय तक। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी।
जाबिर हुसैन कहते हैं कि सालिम अली के आंखों में जो दूरबीन थी, जिस दूरबीन से वह पंछियों को देखा करते थे, वह दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। अब यहाँ पर सालिम अली के विषय में जाबिर हुसैन हमें और एक नई बात बताते हैं, क्या कि वह जो है बर्ड वाचर थे, पंछियों के वैज्ञानिक थे। पंछियों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना उनका शौक था, उनका पेशा था। और कहते हैं कि एकांत क्षणों में, जब वो एकांत रहते थे, अकेले बैठे रहते थे, उन क्षणों में वह बिना दूरबीन के दूर क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ प्रकट होता है, मिलता हुआ दिखता है, उसे कहते हैं क्षितिज। तो दूर क्षितिज तक वह फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़र कुछ कुछ वैसा ही जादू, उनके नज़रों में कुछ कुछ वैसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेती थी। मीन्स वो बिना दूरबीन के भी कभी कभी देखे जाते थे, और बिना दूरबीन के भी कई बार पंछियों को देखने लगते थे, और पंछियों में वह उनकी शरारतों को, उनके विषय में जानने की जो चीज़ें थी वो इकट्ठा कर लेते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली में एक ऐसा गुण था जो वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ढालते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में ढालने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह जब भी प्रकृति की ओर देखते थे, प्रकृति में जो भी कुछ देखते थे, उनको ऐसा लगता था कि मानो वह एक रहस्य है, हंसती खेलती रहस्य है, और ये पूरी प्रकृति उस हंसती खेलती रहस्य से भरी हुई है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इस प्रकृति को हंसते खेलते रहस्य की जो उनकी यह दुनिया थी, ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी। अन्य आम व्यक्ति जो है प्रकृति को इस नज़र से नहीं देख सकते हैं कि प्रकृति में भी कुछ रहस्य है, प्रकृति भी हंसती है, खेलती है। ये चीज़ आम व्यक्ति नहीं देख सकते थे, जो सालिम अली देख पा रहे थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब यहाँ पर लेखक हमें सालिम अली के निजी जीवन के विषय में भी बताते हैं, उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं जिनका नाम था तहमीना। और सालिम अली ने अब तक जो भी चीज़ हासिल की थी, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि उन सभी में तहमीना ने भी बहुत मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में इनकी सहपाठी थी, मतलब तहमीना और सालिम अली दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा। उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अब होता यूँ है कि एक समय की बात है, सालिम अली केरल के साइलेंट वैली में जाते हैं। मैं आप लोग को साइलेंट वैली का पिक्चर दिखाती हूँ। ये है साइलेंट वैली। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये है साइलेंट वैली। आप लोग देखिए यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, और साइलेंट वैली में रंग बिरंग के बहुत सारे पंछियाँ, पशु,
जानवर सभी रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पंछियां हैं। ये सारी पंछियां जो है साइलेंट वैली में रहती हैं। चूँकि वो पंछी प्रेमी थे तो होता यूँ है कि यह डिसाइड किया जाता है कि साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली के जितने भी पेड़ पौधे हैं इन्हें काटा जाएगा। यह बात सालिम अली को बहुत बुरी लगती है और इस पेड़ पौधों को ना काटा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा तो सारे जो पंछी हैं ये सारे पंछी ही क्या होंगे, इस धरती से, इस पृथ्वी से खत्म होते जाएंगे। इसलिए इस पर नज़र रखने के लिए, इसे ठीक करने के लिए सालिम अली जाते हैं किसके पास? सालिम अली जो है वो जाते हैं किसके पास? आपके चरण सिंह के पास जाते हैं, ठीक है, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो वो चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं। ये है चौधरी चरण सिंह का पिक्चर, आप लोग देख लीजिए। यह प्रधानमंत्री थे और किसान जाति से जो है बिलोंग करते थे। चौधरी चरण सिंह किसान के सुख दुख को बहुत अच्छी तरीके से ये समझते थे। जब सालिम अली को लगता है कि ये साइलेंट वैली के पेड़ पौधों को यदि काटा जाएगा तो वहाँ जो भी पंछी है वो सभी जो है तितर बितर हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब वह अपनी यह अर्जी लेकर चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वह इस विषय पर थोड़ा ध्यान दें। तो आइए जानते हैं, फिर अपने पाठ की ओर चलते हैं कि क्या हुआ, वो मानते हैं कि नहीं। देखिए, होता यूँ है कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन से आगे बढ़कर जब वह एक दिन साइलेंट वैली के विषय में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि यदि पेड़ पौधे सारे काटे जाएंगे तो वहाँ रेगिस्तानी हवा के झोंके क्या करेंगे, रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर वहाँ पर रेगिस्तानी हवा आ जाएंगे और सारी पंछियाँ जो है वो उड़ जाएगी या वहाँ से गुम हो जाएगी। तो इस चीज़ का अनुरोध लेकर के वो चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर थोड़ा चौधरी चरण सिंह के बारे में भी जाबिर हुसैन जी हमें बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह आखिर कैसे व्यक्ति थे। तो बताते हैं, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब कहीं ना कहीं यह लाइन हमें यह बताना चाहती है कि चौधरी चरण सिंह जो थे वह किसान थे और किसान ही एक ऐसा इंसान है जो पानी के महत्व को, वर्षा के महत्व को समझता है। मिट्टी, सूखी मिट्टी पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तब जितनी खुशी किसान को होती है उतनी खुशी और किसी को नहीं होती होगी। तो चौधरी चरण सिंह भी मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वह पर्यावरण के महत्व को जानते थे। इसलिए पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली उनके सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि यदि साइलेंट वैली को के पेड़ पौधों को काटने से यदि नहीं रोका गया तो रेगिस्तानी हवा के झोंके आएंगे और सारी पंछियों को बहुत नुकसान होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यह बातें जब चौधरी चरण सिंह को बताई जाती है तो चौधरी चरण सिंह सोच में डूब जाते हैं, पर्यावरण के सोच में डूब जाते हैं और उनके आँखों में आंसू तक आ जाती हैं। इतने अधिक वो पर्यावरण से, प्रकृति से प्रेम करते थे चौधरी चरण सिंह कि सालिम अली के द्वारा बताई गई बातों को, पर्यावरण में हो रहे नुकसान को जब सालिम अली बताते हैं तो उनके आँखों में आंसू आ जाती हैं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पंछियों की वकालत करेगा? अब यहाँ पर
हमें जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं हैं। चूँकि सालिम अली और चौधरी साहब दोनों नहीं हैं तो दोनों के गुणों के को बताते हैं। चूँकि चौधरी साहब जो है चौधरी चरण सिंह जो है वो अपनी फसलों से किसान थे, इसलिए अपने फसलों से बहुत प्रेम करते थे, माटी से बहुत प्रेम करते थे। तो कहते हैं कि आज तो वो नहीं है, तो इसलिए सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प आखिर कौन लेगा और कौन। चूँकि सालिम अली पंछी प्रेमी थे, इसलिए बोलते हैं कि आज वो है नहीं, तो हिमालय और लद्दाख के जो बर्फीली ज़मीन है वहाँ जो पंछी है, तो उनकी वकालत, उन्हें बचाने की वकालत आखिर कौन करेगा। क्योंकि आज सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पाइरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब आप लोगों को मैं थोड़ा पिक्चर दिखा दूं कि यह जो बात आई है D.H. लॉरेंस की और उसकी पत्नी फ्रीडा की, उसका पिक्चर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये है D.H. लॉरेंस और ये पिक्चर जो है ये है फ्रीडा लॉरेंस की पत्नी। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आगे नेक्स्ट डे इन दोनों के विषय में क्या लिखते हैं जाबिर हुसैन जी, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।